द कॉलम ABCDEF में से PQRSTU के साथ मैचिंग करनी है। तो ठीक है, मैं जरूरी नहीं ये सारे कराऊंगा, यहाँ पर मैं कुछ करा देता हूँ और कुछ आपके लिए छोड़ दूंगा, वो आप अपने आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बिल्कुल ये छोटी छोटी सी बातें लिखी गई हैं। जैसे ए पार्ट की मैं बात करूं, ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस बात को समझने के लिए ना मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। मैं इनफैक्ट यही रेज करता हूं, पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप मेरी बात और बहुत बहुत अच्छे से समझें। मान लो कुछ छोटे छोटे इनइक्वालिटीज की मैं बात कर रहा हूं। ये इनइक्वालिटीज पढ़ने के बाद आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, स्पेशली रिलेवेंट टू द इनइक्वालिटी पार्ट। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा, पहली बात लिख दी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मान लो मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 3। तीसरा क्वेश्चन लिखा मैंने, आप ये मान लो जैसे कि ये लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 2। और हमने क्या करना है, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स, मुझे एक्स का वैल्यू निकालनी है, कहां से कहां तक आएगी। ठीक है ना। तो इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है ए पार्ट के अंदर में, ध्यान से देखिए, बट कुछ चीजें छूट ना जाए इसीलिए मैंने सारे केसेस ले लिए यहाँ पर आपके। तो लेट मी डिस्कस दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। सो लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है GIF, दिस नीड्स टू बी मेंशन। ये कर दिया मैंने। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर 4 या 4 से बड़ा आ रहा है। आप एक मिनट के लिए भूल जाओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में एक्स स्क्वायर दिया हुआ, एक मिनट के लिए भूल जाइए इस बात को। आप सिंपल देखो, जरा सिंपल ध्यान दो कि पुट कर दो आप एक्स स्क्वायर को टी, एक मिनट के लिए पुट कर दिया आपने एक्स स्क्वायर को इक्वल टू टी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब अपने आप सोच करके देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ भी अपने को, या फंक्शन का आपको ग्राफ भी याद है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब कंफर्म है जो टी है वो 4 या 4 से बड़ा आ रहा है, हाँ या ना। अब अपने आप सोच करके देखो, जो टी है वो 4 या 4 से बड़ा आ रहा है, क्योंकि टी अगर 4 होगा, इनपुट 4 आएगा तो आउटपुट 4 पॉसिबल है, यस। इनपुट 4 से ज्यादा वैल्यू जाएगी, ग्रेटर देन 4, तो भी वैल्यू 4 ही आएगी, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आएगा आंसर। लेकिन इनपुट 4 से छोटा जाएगा, लेट्स से 3.9, तो आउटपुट 3 आएगा, यानी 4 से तो छोटा आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर जो आउटपुट आता है वो तो एक केवल इंटीजर ही आएगा। अब दोबारा टी को जो है ना एक्स स्क्वायर आप पुट कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया। अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को सॉल्व करना आपको सिंपल इनइक्वालिटी आता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू अपने पास क्या आ चुकी है, ये रहा -2, ये रहा 2 प्लस माइनस प्लस, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो ध्यान से देखिए क्या आ गया अपने पास आंसर, आंसर ऑलरेडी आ चुका है कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2 यूनियन क्लोज टू से लेकर के इंफिनिटी। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एम आई राइट? So this is the answer to the part number 1. We can move on to the part number 2 now. Greatest integer of x square less than or equal to 3 दिया। ठीक है, पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 3। फिर दोबारा अगर आपके लिए एक्स स्क्वायर कंफ्यूजन या परेशानी क्रिएट कर रहा है, वैसे तो नहीं करना चाहिए, आप एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है मान लो, तो आपने पुट करना चाहते हो आप एक्स स्क्वायर को आप टी पुट कर ले, कोई इशू नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी जो है वो 3 या 3 से छोटा आ रहा है। अब 3 या 3 से कोई चीज छोटी आ रही है, तो इसका मतलब कंफर्म होगा कि जो टी है वो 4 से छोटा होगा। आप अपने आप सोच करके देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, फंक्शन चैप्टर दिमाग तो लगाना पड़ेगा।
टी की वैल्यू 4 से छोटी होगी, क्योंकि टी, बिकॉज इफ टी की वैल्यू अगर 3.9 भी आएगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.9 भी तो 3 ही आएगा, लेकिन इफ t इज इक्वल टू 4 आ जाएगा तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 4 आ जाएगा, इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3 सही नहीं है बात। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो t लेस देन 4 आ गया, t की जगह दोबारा आप एक्स स्क्वायर पुट कर दें, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन 4 आ गया, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0 आ गया, यानी x की वैल्यू जो है वो -2 से लेकर के 2। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। मूविंग ऑन फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर है। फर्क क्या था पहले और तीसरे में? ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स स्क्वायर है, सेकंड में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स स्क्वायर है, थर्ड के अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर है। तो चलिए करते हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का जो स्क्वायर है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिर दोबारा ये एक वेरिएबल है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है सिंपल एक्स के मुकाबले। तो आप एक काम कर लें, पुट कर लें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को इक्वल टू टी लेटस से, ये लिखा है टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। अब टी स्क्वायर ग्रेटर देन 4 का मतलब है टी माइनस का 2 इंटू टी प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब ये रहा -2, ये रहा 2 प्लस माइनस प्लस, तो एज अ रिजल्ट जो टी है लेस देन -2 आ गया और टी इज ग्रेटर देन 2 आ गया। यहां तक बात समझ में आती? टी -2 से छोटा आ गया या टी 2 से बड़ा आ गया, इसमें तो कोई भी परेशानी नहीं। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी कौन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसका मतलब दैट इज जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वो -2 से छोटा है या जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वो 2 से बड़ा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 2 से बड़ा है, आप अपने आप सोच करके देखें इसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बाहर हमेशा वैल्यू एक इंटीजर ही आएगी, तो 2 से बड़ा कब आएगा? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 से बड़ा कब आएगा? जब कंफर्म है x 3 या 3 से बड़ा होगा, क्योंकि x अगर 3 भी होगा तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 ही आएगा, तभी 3 2 से बड़ा होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 2.9 भी हो गई तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, और 2 ग्रेटर देन 2 गलत होती है बात, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। और अब इसकी बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन -2 आ गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 से छोटा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 से छोटा है, इसका मतलब क्या है? सोच के देखो, कैन आई श्योरली से इसका मतलब x लेस देन -2 होगा? अपने आप सोच के देखिए, दिमाग लगाइए भैया, थोड़ा सा तो भेजा लगाना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 से छोटा है ना? -2 से छोटा है तो कंफर्म है x -2 से छोटा होगा, क्योंकि x -2 से छोटा होगा यानी -2.1 लेटर से माइनस का 2.1 से माइनस का 2.1 हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होता है, और -3 -2 से छोटा, और ये बात सही है। लेकिन अगर x -2 हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी -2 आ जाएगा, और -2 से छोटा, इनइक्वालिटी सही नहीं है। सही है बात ये? मेरी बात समझ में आ रही है? अरे वैसे भी यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो ग्राफ ही याद होना चाहिए। ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। ये वाली वैल्यू -1 है, ये वाली वैल्यू -2 है। अब -2 से छोटा है तो ध्यान से देखो, दिस इज -3। ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 से छोटा है, ये रहा -2, ये रहा -1, ये रहा -3। तो ऑब्वियसली x लेस देन -2 होगा, मतलब इससे पीछे की जो वैल्यू होंगी इस पर ये बात होल्ड ट्रू करेगी। ग्राफिकली भी अपने को ये बात समझ में आ रही है। तो और लिखा है तो दोनों का क्या ले लोगे आप? यूनियन ले लोगे। तो मतलब आपका आंसर क्या आ गया? x लेस देन -2 यूनियन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है ना? इसको लिख लो अब आप, यानी -∞ से लेकर के -2 यूनियन क्लोज्ड 3
से लेकर के इंफिनिटी, दैट्स द आंसर टू द पार्ट नंबर 3। इज इट क्लियर? चलिए, ये बात समझ में आई अगर तो आगे चलते हैं। आगे चले। अब फोर्थ पार्ट बिल्कुल ही आसान है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2 दिया है, तो यार ये तो बात अंडरस्टूड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर 2 दी है तो अंडरस्टूड है x 2 या 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख दें, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 2 से लेकर के ओपन 3, दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आ रही है बात समझ में? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये थे 4 पार्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, और मैं उम्मीद कर रहा हूं इससे इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगर हम बात करें, ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3 लिखा है। पहला पार्ट, ए पार्ट की बात करूं अगर मैं, ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3। अब फिर से वही बात, अगर कंफ्यूजन है पुट कर दें एक्स स्क्वायर को टी, ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी 3 से बड़ा है। अब किसी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब कंफर्म है जो टी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा, आया ना? क्योंकि अगर टी 4 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 का 4 आएगा, और अगर टी 3 होगा, अगर टी की वैल्यू इफ टी इज इक्वल टू 3 भी होगा, सोच के देखें, टी 3 भी होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। 3 3 से बड़ा, गलत हो जाएगी बात, गलत हो जाएगी बात की। मेरी बात समझ में आ रही? इफ टी इक्वल टू 3.9 भी होगा तो भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 3 आएगा। 3 3 से बड़ा, बिल्कुल गलत हो जाएगी बात, ये भी गलत हो जाएगी इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब टी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया तो ध्यान से देखो टी कौन है? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया। अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, अब इसको सॉल्व कर दो। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी। सही है? पक्का? चलिए, शानदार। अगर यहां तक अपने को बात समझ में आ रही है तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अब इसमें हमने क्या निकाल लिया? माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी, ये निकाल लिया। ठीक है ना? माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब कौन सा ऑप्शन आ जाता है? यानी ये रहा ऑप्शन नंबर क्यू सही हो जाएगा। ए के लिए क्यू आंसर हो जाएगा। ए का आंसर हो गया क्यू। सही। अब बी पार्ट के लिए मैं अगर हिंट देना चाहूं तो देखिए, बी पार्ट में आप सिंपल काम कर सकते हैं। बी के लिए क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को टी पुट कर दो। बी पार्ट के लिए आप क्या कर दें? पुट कर दें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को इक्वल टू टी। टी पुट करा तो टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया। आ जाएगी वैल्यू टी स्क्वायर, बी पार्ट के लिए टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। यानी t की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई या 3 आ गई। और t कौन है? t कौन है आपका? t किसको माना है आपने? फ्रैक्शनल पार्ट x को या ग्रेटेस्ट इंटीजर x को? ग्रेटेस्ट इंटीजर x को माना है, तो बस आपके पास आंसर आ जाएगा। t आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर x को माना, अगर t तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x को माना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई या 3 आ गई। तो मतलब x की वैल्यू क्लोज 2 से लेकर के 3 आ गई ओपन, या फिर क्लोज 3 से लेकर के ओपन 4 आ गई। ये बात समझ में आ गई? आंसर आ गया बी पार्ट का। बहुत ही सिंपल था, तो कुछ खास बात ही नहीं थी इसके अंदर में। 2 से 3 या 3 से 4, ठीक है। तो आप इसका आंसर निकाल लें, पी आंसर आ गया इसका। ठीक है ना? तो इसका आंसर आ जाएगा, बी का आंसर आ गया पी पार्ट। ठीक है। अब इसी तरह अब सी पार्ट पे आ जाओ। x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा हुआ। अब x की वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट x के लिए लिखी हुई है। अब ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात। अब सी पार्ट में लिखा है x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ये जो फंक्शन है, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं,
हम जानते हैं जो फ्रैक्शनल पार्ट x है वो एक ब्रांचेस होती है उस फंक्शन की। क्या होती है उसकी? बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अब ब्रांचेस होती हैं तो क्या करें हम उसमें? अब ऐसे फंक्शन के लिए, जस्ट अ मिनट, अब ऐसे फंक्शन के लिए x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x जो दिया हुआ है, इसमें क्या करें? अब ग्राफिकली चले जाएं। क्या चले जाएं? ग्राफिकली चले जाएं। ग्राफ ड्रॉ कर लें आप इसका। ठीक है, अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? हम जानते हैं ये भैया एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ये एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स लिखा गया है। एफ एक्स का ग्राफ बनाए, जी एक्स का ग्राफ बनाए, दोनों देख लो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। सही है? जैसे कि देखो ध्यान से, हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ होता है, राइट? वी नो दिस फैक्ट। This point is 0, 1. This point is 0, 0. This is 1. This is 2. This is 3. This is 4. This is -1. सही। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ है। किसी का ग्राफ है ये? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ है। अब हम किसका ग्राफ बना लेते हैं? एक्स का बना लेते हैं। अब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है वो ये होता है, हम जानते हैं। दिस इज y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब दिस इज द ओनली रीजन, दिस इज द ओनली रीजन इन विच बोथ ऑफ द ग्राफ्स आर ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहे, ओवरलैप कर रहे हैं। और इसके अलावा कोई और पॉइंट पर ये ग्राफ ओवरलैप या इंटरसेक्ट कतई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आगे चलूंगा तो ये तो ग्राफ ऐसे बढ़ता चला जा रहा है फ्रैक्शनल पार्ट का, और एक्स का ऊपर जाता जा रहा है। एंड सेम एज इन माइनस डायरेक्शन में जाओ तो इसका मतलब देयरफॉर क्या पता लगा अपने को? x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1 आंसर आ चुका है हमारे पास ऑलरेडी। दिस इज द आंसर। इसी रीजन के अंदर में ये दोनों ग्राफ बराबर आ रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से पता लग जाता है, यहां से पता लगता है x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेकर के 1 आंसर आ गया हमारा। तो इसका मतलब क्लोज 0 से लेकर के 1, तो ये आंसर आ गया यू पार्ट आ गया इसका, यानी सी पार्ट का आंसर आ गया यू पार्ट। मेरी बात समझ में आती है सभी को? सी पार्ट का ऑलरेडी आंसर आ चुका है यू पार्ट। तो चलिए बढ़िया। अब ध्यान से एक चीज और देखने वाली है। इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकली नहीं करना था तो सिंपल भी कर सकते थे। ग्राफिकली नहीं करना था, सिंपल कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा लंबा चला जाता वो। कैसे? आप अपने आप सोच करके देखो यार। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का डेफिनेशन हम जानते हैं, वो होता है एक्स। कब? जब एक्स क्लोज 0 से ओपन 1 है। अब लेकिन अगर x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 है, अगर x की वैल्यू क्लोज्ड 1 से लेकर के 2 है, तो x -1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है ना? और इसी तरह x की वैल्यू क्लोज 2 से लेकर के 3 है, तो x माइनस का 2 आ जाएगी वैल्यू। अब हमने ये इस फंक्शन को किसके इक्वल करना था? x के इक्वल करना था। हमने x इक्वल टू x से ये आंसर ऑलरेडी आ चुका है, इतना पोर्शन क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1। लेकिन अगर x को हम x -1 के इक्वल करते या x -2 के इक्वल करते, कोई सोल्यूशन नहीं आता। सही है? या पीछे भी चले जाते, x+1 आता है पीछे चलते चलते। x+1 कब आती है वैल्यू? अगर x की वैल्यू क्लोज्ड -1 से लेकर के ओपन 0। तो x इक्वल टू x+1 भी करता तो उससे भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तो साफ साफ पता लग रहा है केवल एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली भी जाऊं तब भी हमें इस क्वेश्चन का आंसर वही मिल रहा है, यानी x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ग्राफिकली जाना है कि एल्जेब्रिकली जाना है। इस क्वेश्चन के अंदर में नो डाउट एल्जेब्रिकली मेथड बहुत छोटा हुआ। ठीक है ना? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाती हैं बातें, लेकिन आई वुड रेकमेंड मेथड नंबर 1 एंड 2 दोनों के दोनों आपको आने चाहिए। 1 एंड 2 दोनों के दोनों आपको, यू मस्ट बी वेरी वेरी मच कंफर्टेबल इन बोथ ऑफ द मेथड्स, राइट? तो ये तो हुआ सी पार्ट। आगे चलते हैं। अब डी पार्ट में देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा हुआ है। फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की तो लिख रखी है। जस्ट अ मिनट। अब डी पार्ट की बात करूं, फ्रैक्शनल पार्ट x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x के को लिखा हुआ है। अब फिर दोबारा इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। कौन से दो? या तो ग्राफिकल तरीका, मेथड नंबर 1 ग्राफ मेथड,
और मेथड नंबर 2 इज द एल्जेब्रिकल मेथड। अब ग्राफिकली अगर मैं जाना चाहूँ तो ध्यान से देखो, हम जानते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ बना लिया हमने, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, this is -1, this is -2, this is also -1, and this corresponding value is -2, and this is -5। ठीक है। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के इक्वल होना चाहिए। अब ये जो ग्राफ बनाया है आपने, ये जो ग्राफ है वो किसका है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का। अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का भी बना लो। अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का बनाओगे तो कैसा बनेगा ग्राफ, हम जानते हैं। और एक और चीज इसके अंदर में, ये हम जानते हैं ये वैल्यू क्या है? 1 है। ये वाली वैल्यू क्या है? 2 है। ये वाली वैल्यू क्या है? 3 है। सही है, ठीक। अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ इसी के अंदर बना दो। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ हम जानते हैं 0 से लेकर के 1 के बीच में ये वैल्यू आएगी, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वैल्यू आएगी, फिर पीछे बात करूंगा तो ये वैल्यू आएगी, फिर पीछे बात करेंगे तो ये वैल्यू, यही ग्राफ आता जाएगा। जो ब्लैक वाला ग्राफ आ रहा है, ब्लैक पेन से आ रहा है, दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ आ रहा है। अब आप अपने आप सोच करके देखें ये दोनों ग्राफ्स कब बराबर हो रहे हैं, ये दोनों ग्राफ्स कब बराबर हो रहे हैं। तो सोच करके देखें, केवल और केवल कहां पर आ रही है वैल्यू आती है? इंटीजर x इक्वल टू 0 पर आ रहा है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर दोनों ही ग्राफ 0 आ रहे हैं। यस, बिल्कुल सही है बात, ठीक। और अब x इक्वल टू 1 पर बात करें, अब आप ध्यान से देखो, 1 पर बात करें तो ये वैल्यू 0 आ रही है, और 1 पर ये बात करें ये वैल्यू 0 नहीं आ रही है। तो ओनली x इक्वल टू 0 तो आंसर आ रहा है इसका, और कोई आंसर ही नहीं आ रहा है इसका, क्योंकि केवल यहीं पर ही मैच हो रहा है। क्योंकि ये वाला जो ग्राफ आ रहा है, कौन सा? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, वो तो ये ग्राफ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये होलो नहीं है। कौन? ग्रेटेस्ट इंटीजर, वहां पर ऊपर वो फिल्ड है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट होलो है। तो केवल x इक्वल टू 0 ही आंसर आ रहा है इसका। और देखो कोई आंसर आ रहा हो तो समझ में आ रही हो बात? तो नहीं आ रही है, देखिए ध्यान से। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है -1 पर देखूं तो ये वाली वैल्यू तो 0 आएगी, ये वाली वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। सो हियर इट इज द सॉल्यूशन और ऑफ दिस पार्ट नंबर डी। तो चलते हैं, देखिए ध्यान से। पार्ट नंबर डी के अंदर मैं बात करूं तो अगर मैं, तो x इक्वल टू 0 केवल आंसर आ रहा है ये रहा, दिस वन। यानी डी पार्ट का आंसर आ गया कौन सा? आर पार्ट। क्लियर है? डी पार्ट का आंसर इज ओनली आर पार्ट। क्लियर है सभी को यहां तक? और इसी बात को अगर आप, जैसा मैंने अभी अभी कहा, ग्राफिकली की बजाय हम एल्जेब्रिकली करना चाह रहे हैं, यस वी कैन ऑल्सो डू इट एल्जेब्रिकली ऑल्सो। अब एल्जेब्रिकली करने के लिए क्या करेंगे हम इसमें फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। मेथड नंबर 2, एल्जेब्रिक मेथड। अब मेथड नंबर 2 क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हम जान रहे हैं किसके इक्वल चाहिए हमें? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के इक्वल चाहिए। अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के इक्वल कैसे आएगा? अब अपने आप सोच के देखिए। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को आप डिफाइन करो अलग से। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है? वैल्यू 0 होती है। एक्स अगर क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1 है। 1 होती है अगर एक्स क्लोज्ड 1 से लेकर के ओपन 2 है। 2 होती है अगर x बिलोंग्स टू क्लोज 2 से लेकर के ओपन 3 है। -1 होती है अगर x की वैल्यू -1 से लेकर के 0 पर है, ठीक। फ्रैक्शनल पार्ट x की बात करूंगा तो वो वैल्यू 0, वो x होती है अगर x क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1 है। x -1 है अगर वो वैल्यू x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से लेकर के ओपन 2। x -2 अगर x की वैल्यू क्लोज 2 से लेकर के ओपन 3, और x +1 हो जाती है अगर x की वैल्यू क्लोज -1 से लेकर के ओपन 0। और ये ग्राफ इधर और ये ग्राफ इधर डिफाइन फर्दर आप कर सकते हैं बार बार। सही है? अब भैया आप ध्यान से देखें, केवल यही वाला रीजन ही तो आ रहा है,
यहाँ पर ये 0 आ रहा है और यहाँ पर x की वैल्यू ये भी 0 आ जाएगी। एल्स अपार्ट मान लो x को 1 से 2 में, 1 से 2 के रीजन में आप इसको सॉल्व करना चाहें और इसको सॉल्व करना चाहें, तो x माइनस 1 को अगर आपने 1 इक्वल किया इसी रीजन में, इसका 1 से 2, इसका 1 से 2 में अगर इसको सॉल्व किया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो x की वैल्यू 2 आ जा रही है, और x इक्वल टू 2 तो हमारी डोमेन में ही नहीं था इस रीजन के अंदर में, यहाँ पर तो 2 पर तो ओपन आ रहा है, तो ये दोनों का आंसर क्या आ गया, नो सॉल्यूशन आ गया। आंसर क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। इसी तरह किसी भी केस में आप ये देखेंगे, जैसे कि x माइनस 2 को इक्वल टू 2 भी करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, और 4 इस डोमेन में नहीं है क्योंकि 2 से लेकर के 3 की बात हो रही है, तो ये भी इसका आंसर भी नो सॉल्यूशन आएगा। तो इसीलिए ओनली सॉल्यूशन क्या आया, only solution will be, just a minute, so only solution will be therefore x equal to 0, only answer। ये बात समझ में आ गई मेरी, पक्का? तो सही है, तो ये पार्ट भी खत्म हो जाता है, दोनों तरीके मेथड, ग्राफिकल भी और एल्जेब्रिकल भी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और ई पार्ट मुझे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एफ पार्ट के अंदर में आप सिंपल काम कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स लिखा हुआ है, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स। जस्ट अ मिनट, देखें ध्यान से, ई पार्ट के अंदर में 1 प्लस एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स। अरे भैया हम जानते हैं सिग्नम एक्स को, डिफाइनेशन जानते हैं अपन लोग, क्या वो वैल्यू 1 होती है अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, वैल्यू 0 होती है अगर एक्स इक्वल टू 0 है, -1 होती है अगर एक्स इज लेस देन 0। एक एक करके बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द केस एक्स ग्रेटर देन 0, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 आ गया, इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया, एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया, 5 आ गया। सही है, एक्स इक्वल टू 0 की बात करूंगा तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 0, फिर से x बिलोंग्स टू 5 आ गया, भैया 1 इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता। और तीसरी बात करूंगा x लेस देन 0 पर, यानी 1 प्लस एक्स इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। यस, दिस इज द आंसर, क्योंकि इसका और इसका दोनों का क्या हुआ, इंटरसेक्शन, तो वहां से क्या आया, x इक्वल्स टू -2 ही आ गया, एंड दैट्स द आंसर। तो ये हुआ आपका ई पार्ट का आंसर। आई होप ये बात भी समझ में आ गई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? x इक्वल टू -2, यानी इस f पार्ट का जो आंसर है केवल और केवल t होगा।